बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पेपर 1 में क्वेश्चन जो है PYQ में आप जब देखिएगा तो मालूम चलेगा कि लगभग प्रत्येक वर्ष जो है यह प्रश्न पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। अब या तो आपसे पूछ लिए जाएंगे कि आधुनिक शिक्षा, या पूछ लिए जाएंगे कि तकनीकी शिक्षा, ये आपको साल बदल कर भी पूछा जाता है। जैसे कि कभी पूछेगा आपको 1813 से लेकर 1947 तक, फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1858 से लेकर 1947 तक। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है ये बार बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। अगर ये हम लोग देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग से आपको करने की आवश्यकता है इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम लोग परिचय पढ़ेंगे। तो जो भी परिचय लिखेंगे वो लगभग मोटे तौर पर सबके लिए बराबर ही होगा, और थोड़ा बहुत शाब्दिक अगर अंतर करना होगा तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं, दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा का विकास, जो कि ये मेन बॉडी के रूप में हम लोग लिखेंगे। फिर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव, तो आप ये देखेंगे। और अगर आपसे प्रश्न न भी पूछा जाए, प्रश्न रहेगा कि वर्णन करें, ठीक है, वर्णन करें, या आपको समीक्षा करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव लगाते ही हैं, ठीक है। चूँकि वर्णन करना है तो ये हमको जो है देना पड़ेगा, तो ये हम देंगे। उसके बाद एक निष्कर्ष जो है आप अपने हिसाब से कंफर्टेबली, जो भी आपको पढ़ने के दौरान आपको लगे कि हाँ ये लिखना चाहिए, जो कि थोड़ा प्रभावी हो, तो इस प्रकार से हम लोग इसे समाप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, चूँकि बात हो रही है बिहार की, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ठीक है, बिहार में तकनीकी शिक्षा का प्रसार। चूँकि आपसे बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, जब बिहार के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बिहार के इतिहास को भी जो है यहाँ पर आप उद्घाटित कीजिए। यहाँ प्राचीन इतिहास के बारे में लिखिए, किस प्रकार से यह शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, किस प्रकार से बाहर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप भूमिका में बिहार में प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था को आप लिखेंगे। मध्यकाल में क्या रहा, हालांकि इतना समय मिलता नहीं है, लेकिन चूँकि हमें आलोचना नहीं करनी है, इस प्रश्न में शिक्षा के विकास को दिखाना है, तो हम लोग भूमिका में ये लिख सकते हैं, ठीक है। और एक लाइन इसमें जोड़ देंगे कि पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार को इस प्रकार से प्रभावित किया। ये एक लाइन अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो ये भूमिका के तौर पर हम लोग लिख करके छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो अब चूँकि मेन प्रश्न का ये जो है भाग यही है कि आधुनिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, आधुनिक शिक्षा के विकास से मेरा मतलब ये है कि, या प्रश्न का मतलब ये है कि जब ब्रिटिश शासन के दौरान, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था भारत में, तो बिहार में भी ऑब्वियसली, तो बिहार में भी चल रहा था ये ब्रिटिश शासन। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में किस प्रकार से शिक्षा का विस्तार होना प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से जो है ब्रिटिशों को आवश्यकता पड़ी वैसे लोगों की, ऐसे समूहों की जो ब्रिटिशों की सेवा कर सके, ब्रिटिशों के काम में उनके सहभागी हो सके। तो इस प्रकार से लोगों की तलाश थी, और चूँकि लोगों की तलाश थी तो उन्हें एक ऐसा वर्ग चाहिए ही था जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, और उनकी बातों को समझे, उनके विचारों को, उनकी नीतियों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर ले। कुल मिलाकर ये कहे कि भारतीय अंग्रेज जो है वो चाह रहे थे कि ऐसा एक वर्ग तैयार हो। तो सबसे पहले आंग्ल प्राच्य विवाद जो है देखने को मिला। ये देखें तो देखिए, कुछ लोगों का मत था कि प्राचीन भाषा में शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा पर में शिक्षा जो भी है वो अंग्रेजी शिक्षा ही होनी चाहिए, और पश्चिमी और आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से आंग्ल प्राच्य विवाद, ये अलग टॉपिक है, लेकिन आप एक लाइन जो है इसमें ज़रूर लिख देंगे कि आधुनिक शिक्षा का विकास जब हो रहा था तो आंग्ल प्राच्य विवाद जो है शिक्षा की दशा और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो एक लाइन आप इसके लिए आप ज़रूर लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ तो उससे पहले हम देखें तो 1813 में जो सबसे पहला प्रयास किया गया है कि शिक्षा के विषय में ब्रिटिशों के द्वारा अगर भारतीयों के लिए सोचा गया है, तो सबसे पहली बार जब सोचा गया वो 1813 में चार्टर्ड अधिनियम आया। और आपने प्रीलिम्स में याद भी किया होगा कि 1 लाख शिक्षा पर खर्च, जो प्रतिवर्ष 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो चूँकि हम लोग ये आंग्ल प्राच्य विवाद को देख रहे थे, तो आंग्ल प्राच्य विवाद समाप्त हुआ आपको देखें तो मैकाले मिनट्स के द्वारा। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और मैकाले मिनट्स को स्वीकार किया गया, जिसमें कि ये 1835 की बात है, और इसमें अंग्रेजी शिक्षा के लिए, ये पश्चिमी आधुनिक शिक्षा के लिए जो है वो तर्क रखे गए, और इसी के आधार पर स्कूलों की स्थापना हुई।
ठीक है, यानी कि आंग्ल प्राच्य विवाद में जीत किसकी हुई, तो अंग्रेजी शिक्षा की जीत हुई और भारत में तय हुआ कि अब आगामी जो भी शिक्षा पद्धति होगी वो अंग्रेजी में होगी। तो ये मैकाले मिनट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे 1835 में आया। तो इसके आधार पर स्कूलों की स्थापना हुई, अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना हुई। और बिहार में देखें तो पूर्णिया, पटना, आरा, बिहार शरीफ, भागलपुर, छपरा, इन सभी जगह पर स्कूलों की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे पूर्णिया, पटना, आरा, बिहार शरीफ, भागलपुर, छपरा, ये सभी क्षेत्र हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो माइलस्टोन हम इसमें देखते हैं यह है वुड्स डिस्पैच। ठीक है, चार्ल्स वुड का था, चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच था और ये इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखेंगे ये बात, शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच। तो ये जब आया, ठीक है, तो इसके आने के पश्चात आपको बता दें कि 3 तरह की बातें हुई। ठीक है, एक तो प्रारंभिक, अब बता दें कि ये 1854 की बात है, 1854 यानी कि 1857 क्रांति से पहले की बात है। तो वुड्स डिस्पैच में क्या हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाएगी वो स्थानीय माध्यम में दी जाएगी, अब ये तय हुआ। फिर उसके बाद जो उच्च शिक्षा होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी और इसके लिए व्यापक और विशेष प्रकार की शिक्षा का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो हम लोग ये माने कि प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय माध्यम में और उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में, और इसके लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू किए गए। तो इन्हीं प्रयासों को, चूँकि तकनीकी शिक्षा की अगर बात होगी, प्रश्न में अगर पूछा जाएगा तकनीकी शिक्षा, तो ये प्रारंभिक शिक्षा की तो बात होगी ही नहीं। तो कुल मिलाकर हमें जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है, उच्च शिक्षा किस प्रकार से विकसित हुई, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा अलग अलग। तो अब हम देखें कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किस प्रकार से हुआ। तो इसमें जो सबसे पहला हम लोग देखें कि कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुआ। ठीक है, चूँकि ये बिहार का भाग तो नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि 1912 तक क्या था कि बिहार जो है, बिहार उड़ीसा सहित वो बंगाल में ही था। तो कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो प्रारंभिक जो प्रयास अगर देखें तो बिहार से संबंधित, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में ये स्थापित हुआ। और पूर्णतः बिहार की बात अगर करें कि बिहार में जो सबसे पहला प्रयास हुआ वो पटना कॉलेज की स्थापना हुई। पटना कॉलेज आपको पता होगा कि पहले एफिलिएटेड था कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ठीक है, 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी कड़ी में देखें तो टीएनबी आपको बता दें, टीएनबी महाविद्यालय भागलपुर 1883 में। ठीक है, 1883 में बीएन महाविद्यालय, बीएन कॉलेज जो आप जानते हैं पटना में, वो 1889 में। और भूमिहार ब्राह्मण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में 1899 में। आप ये ईस्वी सन जरूर याद रखेंगे, ये आपसे जो है आपको जो है नंबर जरूर दिलाएगा ये। तो याद रखेंगे, पटना विश्वविद्यालय, माफ़ कीजिए, पटना महाविद्यालय 1863 में, टीएनबी महाविद्यालय 1883 में, 1889 में बीएन महाविद्यालय, भूमिहार ब्राह्मण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर जो लंगट सिंह आप जानते भी होंगे 1899 में। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय 1917 में जो है ये स्थापित हुआ। और आपको बता दें कि ये स्थापित जो हुआ था ये सैडलर कमीशन एक आया था, सैडलर कमीशन, उसके तत्वाधान में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़े तो इसमें देखें पटना महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग 1917 में ये स्थापित हुआ कि पटना कॉलेज जो था उसी में स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना हुई। और पटना कॉलेज में ही भौतिकी और रसायन विभाग की स्थापना हुई 1919 में। ये दोनों भी आप जरूर याद रखेंगे। फिर जो आप देख रहे हैं पटना विज्ञान महाविद्यालय जिसको आप जानते हैं कि साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, तो पटना साइंस कॉलेज की स्थापना जो हुई 1927 में हुई। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार इस प्रकार से हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में महिला शिक्षा के बारे में, तो 2 आप संस्थान का नाम जरूर आप लिखेंगे। देखिए, इन सभी स्थानों पर तो महिला शिक्षा का प्रावधान था ही, लेकिन विशेष रूप से अगर कहा जाए महिला शिक्षा के लिए तो 2 संस्थान का जिक्र यहाँ पर आता है। एक तो काफ़ी पहले की बात है, 1853 ईस्वी में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट जो कि पटना में स्थापित हुआ था, और दूसरा पटना में ही बांकीपुर कन्या विद्यालय की स्थापना हुई थी 1914 में। 1914 में कटक में भी एक कन्या विद्यालय की स्थापना हुई थी बांकीपुर के ही साथ साथ। लेकिन इतने सभी प्रयास के बावजूद देखें तो 0.7% जो है वो महिला साक्षरता बनी रही, 1927 तक की बात है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में तकनीकी शिक्षा के कौन कौन से केंद्र थे। चूंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तकनीकी शिक्षा का प्रसार बताइए, तो प्रश्न के डिमांड के हिसाब से आप लिखेंगे। तो देखिए, बिहार में जब तकनीकी शिक्षा का प्रसार हुआ, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है उसमें है सर्वे ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, सर्वे ट्रेनिंग सेंटर, जिसे आज आप लोग NIT पटना के नाम से जानते हैं। ये 2004 में NIT पटना के नाम से यह स्थापित हुआ। स्थापित तो खैर 1886 में ही हुआ था, लेकिन इसका नाम बदल करके NIT पटना किया गया। सर्वे ट्रेनिंग सेंटर, ये याद रखेंगे, तकनीकी शिक्षा केंद्र में ये एक मील का पत्थर था। फिर उसके बाद देखिए, पूसा कृषि महाविद्यालय, पूसा में समस्तीपुर में 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको पता होगा, चूँकि कृषि महाविद्यालय है तो निश्चित ही कृषि शोध हेतु इसकी स्थापना हुई। फिर इसके बाद पटना चिकित्सा महाविद्यालय, जिसको आप वर्तमान में पटना PMCH जानते हैं, तो ये है, इसकी स्थापना 1925 में हुई। फिर एक काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान था धनबाद में, उस समय बिहार और झारखंड तो साथ में ही थे, तो धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई, जो कि खनिज उत्खनन हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा था इस वहाँ पर। और एक जो तकनीकी शिक्षा केंद्र में आता है वो है वेटनरी कॉलेज पटना, यानी कि पशु चिकित्सालय पटना, पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना। तो ये सभी संस्थान अगर देखें तो तकनीकी शिक्षा के केंद्र थे। तो हमने विस्तार पूर्वक देखा कि किस प्रकार से पहले 1813 का चार्टर्ड अधिनियम में 1 लाख शिक्षा पर खर्च प्रतिवर्ष करने का जो प्रावधान हुआ। इसके बाद 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, फिर मैकाले मिनट्स और स्कूलों की स्थापना हुई, अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना। फिर मैग्ना कार्टा आया, वुड्स डिस्पैच 1854 में। तो उसमें प्रारंभिक शिक्षा को तो स्थानीय भाषा में रहने दिया गया, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी का माध्यम बनाया, अंग्रेजी को। और व्यापक शिक्षा का जो है यहाँ पर कॉलेज विश्वविद्यालय की स्थापना होनी शुरू हुई, तकनीकी संस्थान स्थापित हुए। फिर बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किस प्रकार से हुआ, जिसमें आपने देखा पटना महाविद्यालय, TNB महाविद्यालय भागलपुर, BN महाविद्यालय पटना, भूमिहार ब्राह्मण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर 1899। ठीक है, तो ये सभी पटना यूनिवर्सिटी, ये सैडलर कमीशन के तत्वाधान में। फिर पटना महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग जुड़ी, वो 1917 की बात है। पटना महाविद्यालय में भौतिक रसायन विभाग 1919 की स्थापना हुई। फिर ये जो है आपका पटना साइंस कॉलेज, स्पेशली जो है वो साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली जो है बोल दिया गया कि हाँ, इसको अलग करके, हालांकि देखिए वहाँ भी भौतिक रसायन विभाग स्थापित ही थे, लेकिन अलग से स्पेशली साइंस की पढ़ाई के लिए पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई 1927 में। महिला शिक्षा केंद्र के लिए देख लें तो स्पेशली सेंट जोसेफ कॉन्वेंट पटना 1853 में स्थापित हुआ था, और बांकीपुर कन्या विद्यालय पटना में ये 1914 में स्थापित हुआ। तकनीकी शिक्षा केंद्र देखें तो सर्वे ट्रेनिंग सेंटर 1886 में स्थापित हुआ था, जो बाद में NIT पटना के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर पूसा कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई, पूसा समस्तीपुर में 1902 में कृषि शोध के लिए। पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना की स्थापना हुई, PMCH, ये आपको 1925 की बात है। फिर ये माइंस जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, तो इसकी स्थापना 1926 में हुई खनन हेतु, और वेटनरी कॉलेज की स्थापना 1927 में हुई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी शैक्षणिक केंद्रों को देखा कि किस प्रकार से विकास इसका हो रहा था। अब हम लोग प्रश्न के अगले चरण में है, और अब लोग हम देखते हैं कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या था। तो निश्चित ही कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। देखिए, शिक्षा अपने आप में हमेशा सकारात्मक ही होता है, लेकिन शिक्षा देने वालों की मंशा अगर नकारात्मक हो तो उसका जो स्वरूप है वो कभी कभी नकारात्मक देखने को मिल जाता है। हालांकि देखिए, प्रयास तो पूरा था कि इसका प्रभाव हमेशा ब्रिटिशों के लिए हो, ब्रिटिश फायदे के लिए हो, लेकिन जो इसने प्रभाव उत्पन्न किए वो सकारात्मक प्रभाव भी थे। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए कि आधुनिक शिक्षा का जो प्रसार हुआ बिहार में, इससे क्या हुआ कि आधुनिकता, तकनीकी विकास को बल मिला इससे। ठीक है, अब पढ़ाई होनी शुरू हो गई, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, माइनिंग की तकनीकी को बढ़ावा दिया जाने लगा कॉलेजों के माध्यम से, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के माध्यम से। इसके बाद एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया, आप जानते हैं कि जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। एक ऐसा मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने राष्ट्रवाद को समझा, देश की एकता और अखंडता को समझा, अपने और पराये में भेद करना सीखा, ब्रिटिश पद्धतियों को समझा। तो ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ही संभव हो सका, क्योंकि अगर वो नहीं समझते कि आखिर अंग्रेज किस प्रकार सोचते हैं और किस प्रकार की गतिविधियाँ यूरोपियन कंट्री में करते हैं और यहाँ करते हैं, दोनों में अंतर कैसे, तो वो पढ़े लिखे लोग ही ऐसा कर पाएँ। ठीक है, तभी और वो बाद में आम लोगों को भी इससे जोड़ पाए। तो एक शिक्षक मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसने राष्ट्रवाद को बल मिला। अगर चाहे तो इसे एक साथ ही आप लिख सकते हैं। फिर है कि अंग्रेजी शिक्षा ने जो सबसे अच्छी काम की वो है भाषाई अंतर को कम किया। अब सोचिए कि बंगाल का एक नेता और तमिलनाडु का एक नेता, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो वो अंग्रेजी ने कर दिखाया। तो इससे क्या हुआ कि पत्र पत्रिकाओं का विकास भी संभव हो सका, और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक क्षेत्र के विचार दूसरे क्षेत्र के विचार, इसका आदान प्रदान हुआ।
और लोगों में यूनिटी बनी। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि शिक्षा जो कि ब्रिटिशों का एक हथियार था कि यहाँ पर क्लर्क तैयार किया जाए, ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो यहाँ ही के लोगों का शोषण करे यहीं पर रह करके। तो लेकिन इसका प्रभाव जो हुआ अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही हो गया और इससे देखने को मिला सामाजिक धार्मिक सुधार, जो आपने पिछले कुछ अध्याय में पढ़ा होगा, आपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ा होगा, तो किस प्रकार से ये सकारात्मक प्रभाव पैदा किया। तो इतने ये सभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव जो है शिक्षा के विकास ने, तकनीकी शिक्षा के विकास ने पैदा किया। हालांकि जिस चीज़ों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी उसे भी हम लोग देख लेते हैं, वो तो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही किया गया था। तो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया ही, देखे कि इसका विकास जो है वो सीमित रहा। कुछ ऐसे उस समय के महापुरुष थे जो कहा करते थे कि शिक्षा हम लोगों के लिए कोई ज़रूरी ही नहीं है, तो वो है। तो इसका सीमित विकास रहा। जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो शैक्षणिक जो संस्थान थे वो काफ़ी कम थे और ये नकारात्मक प्रभाव देखा गया कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग, जमींदार आदि तक ही यह सीमित रहा। सामान्य लोगों को अवसर इसमें कम मिल रहा था। महिलाओं की साक्षरता, इतने प्रयास के बावजूद भी आप देख रहे हैं, इतने प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं की साक्षरता काफ़ी कम रही और उद्देश्य चूंकि नकारात्मक थे, ब्रिटिश शासन के लिए क्लर्क तैयार करना था जो विचारों में पूर्णतः क्या हो, ब्रिटिश हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नकारात्मक प्रभाव भी देखा। अब निष्कर्ष में आप चाहे तो लिखे, पॉजिटिव निष्कर्ष चूँकि लिखना मतलब यूपीएससी बीपीएससी के लिए ज़रूरी होता है, तो हम लोग ये बीपीएससी अगर परीक्षा के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो निश्चित ही थोड़ा सा पॉजिटिव करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए नकारात्मक प्रभाव आप लिखे हैं। अगर आपको नकारात्मक प्रभाव के बाद तुरंत अगर निष्कर्ष लिखना हो तो आप जो है नकारात्मक प्रभाव को पहले ये करेंगे, तो लिखेंगे कि चूँकि नकारात्मक प्रभाव काफ़ी रहे, ठीक है, लेकिन मंशा जो भी हो, ठीक है, आप यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव से जोड़ते हुए लिखेंगे मंशा जो भी हो, पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार की आंतरिक चेतना को स्वर दिया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला इससे। और हम लोग जानते हैं कि इसकी परिणति क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका किस प्रकार से सशक्त हुई और कैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बिहार का नेतृत्व किया और बिहार को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बात किया था। तो इसका अध्ययन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।